उनको देखना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। जी, आपने नीलेश जी बिल्कुल सही फरमाया। पिछले 4 साल में ये शॉर्टेस्ट स्पीच रही है। सन 2022 में 1 घंटा 31 मिनट, 2021 में 1 घंटा 40 मिनट, 2020 में 2 घंटे 40 मिनट और 2019 में 2 घंटे 17 मिनट की स्पीच थी। ये कुछ ही समय में, जी हाँ, देखिए ये ग्राफिक्स आपके सामने हैं और नीलेश जी ने बिल्कुल सही फरमाया। यहाँ पर सुनील सुब्रमण्यम साहब को जोड़ते हैं। सुनील जी, आपने पूरी 1.5 घंटे 90 मिनट की स्पीच सुनी। बताइए, कोई फेरबदल अगर आप समझते हो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन में आता हुआ दिखेगा इस छोटी सी बजट स्पीच के बाद? देखिए, मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें। एक, उन्होंने पीएलआई स्कीम को एक्सपेंड किया है, वो एक अच्छी खबर है। दूसरा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कई सेक्टर्स पे उन्होंने अनाउंस किया था। तीसरा, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय 35% और इसमें स्टेट्स को 50 ईयर लोन ग्रांट 1 लाख करोड़ का। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में ये डोमेस्टिक इकोनॉमी के रिवाइवल के पीछे बहुत बड़ा एक हाथ है। तो अल्टीमेटली हमारी पोर्टफोलियो को हम डोमेस्टिक इकोनॉमी और एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, क्योंकि पीएलआई अल्टीमेटली एक एक्सपोर्ट बूस्टर इकोनॉमी है। तो अलोकेशन जैसे सीमेंट में और तो ऑलरेडी हम बुलिश थे, अभी ब्रॉडर कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी हम ध्यान देंगे। सो पोर्टफोलियो रिएलोकेशन में मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत अभी मिड एंड स्मॉल कैप को बढ़ाने का वक्त आ गया है, बिकॉज कैपिटल गुड्स सप्लाई सीमेंट ज़्यादातर कंपनियाँ आपको मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र में है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि थोड़ा बहुत उधर एक वैल्यूएशन गैप ज़्यादा है और फ्यूचर के लिए अलोकेशन फ्लेक्सी कैप के अंदर मिड और स्मॉल कैप को थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे बजट के बाद। और दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा, ये डिजिटल एसेट के ऊपर इतना जो फोकस दिया है, उसमें इंडिया को एक लीडरशिप पोजीशन आ सकती है डिजिटल में। डिजिटल करेंसी और बहुत डिजिटल एरियाज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर का लेबल देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो ओवरऑल इंडियन आईटी सेक्टर के लिए भी, क्योंकि कोई भी डिजिटल डेवलपमेंट के लिए आईटी का हाथ ऑब्वियसली बनता है, तो आईटी सेक्टर पे भी हमारी व्यू जो ऑलरेडी बुलिश थी वो और भी अभी स्ट्रेंथन हो गई है। जी, फिलहाल आपके सामने सीमेंट सेक्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी में जुड़ता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से मधु केला साहब जुड़ चुके हैं, MK वेंचर्स से आप जुड़े हुए हैं। नमस्कार मधु जी, बताइए आपने किस तरीके से इस बजट को पढ़ा और अगर कुछ नए सेक्टर्स या नए स्टॉक्स आपके जहन में आते हों तो उन पर चर्चा करिए। मेरे ख्याल से उनसे अभी संपर्क नहीं बन पाया है। यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब को जोड़ेंगे। आशीष जी, कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे? कोई बढ़िया स्टॉक आपको या ट्रेड दिख रहा हो स्क्रीन पर तो जिक्र कीजिए। बिल्कुल शैल जी, तो देखिए अंबुजा सीमेंट पे हमने बात की, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया ट्रेंड अभी यहाँ बन रहा है। तो मैं टारगेट्स रिवाइज कर रहा हूँ, नया ट्रेड यहाँ पे दे रहा हूँ। 375 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 392 के लक्ष्य अंबुजा सीमेंट में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ग्रासिम में मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया हो रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट 60 मिनट चार्ट पे हमें देखने को नजर आ रहा है। 1730 के स्टॉप लॉस के साथ ग्रासिम में खरीदारी करनी चाहिए। 1820 के लक्ष्य मैं समझता हूँ ग्रासिम के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। जी अच्छा, शरद कोहली जी, एफपीआईज के बॉन्ड के ऊपर एलटीसीजी रिमूवल का या किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है, तो क्या इसको ये माना जाए कि नए वित्त वर्ष में बॉन्ड इंक्लूजन का कोई इरादा नहीं है, जो हम उम्मीद करें कि एमएससीआई इंडेक्स में आएगा? जी हाँ, ऐसी कोई घोषणा नीरज सुनने में नहीं आई। और मुझे लग रहा है ये जो सारा टैक्स का स्ट्रक्चर हमने देखा कि पिछले 3-4 साल से उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़ाखानी नहीं की जा रही। शायद कहीं ऐसी पॉलिसी मन में है वित्त मंत्रालय के कि इसमें स्टेबिलिटी लाई जाए, बार बार पर्सनल टैक्स लॉस को या बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर को ना छेड़ा जाए, इसमें एक कांस्टेंट उसको रखा जाए और शायद 4 साल 5 साल बाद इसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि हर साल टैक्स पेयर्स को उम्मीद रहती है और हर साल वो अछूता सा रह जाता है। तो ये और ट्रस्ट को उसमें बढ़ाया गया। दूसरा एक और चीज नीरज जो इसमें करा गया कि जो बेहिसाब अपील्स पाइलअप हो रही थी आयकर विभाग में, बार बार एक ही मुद्दे पर अपील, वो एक मैं समझता हूं अच्छा कदम है कि अगर एक आपका ऑलरेडी कोर्ट ऑफ लॉ के पास, हायर कोर्ट के पास मुद्दा पड़ा है तो उसी से संबंधित 50-100-1000 अपील्स चली जाती थी, जिससे कि लिटिगेशन बढ़ती थी। तो मुझे लग रहा है वो एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी मैं समझता हूं जो स्पेशली एबल्ड है उनके लिए जो वो एक्सटेंड कर दिया गया है 60 साल तक, अब आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिडक्शन लाई गई है, वो एक अच्छा कदम है। लिटिगेशन मैनेजमेंट जो ओवरऑल किया गया है वो भी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है केस लोड घटाने का, जब से ये फेसलेस हुआ है, डिजिटल असेसमेंट प्रोसेस हुआ है,
तो साथ साथ उसके जो लिटिगेशन का केस लोड घटाने की तरफ भी कदम उठाए गए हैं। और दूसरा, वापस अगर मैं नीरज बात करूं वर्चुअल करेंसी की, डिजिटल करेंसी की, तो उसमें टीडीएस का प्रावधान भी आ गया है, जिसका जिक्र यहां जरूरी है कि आप जब पेमेंट करते हैं तो आपको 1% उस पर टीडीएस भी काटना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी वर्चुअल पेमेंट एक हाथ से दूसरे हाथ में वो मिस ना हो जाए। अब इसमें देखना यह होगा कि इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा, क्योंकि बैंकिंग माध्यम से ट्रांजैक्शन होगा तभी इसको मॉनिटर किया जा सकता है। बहुत सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन बिटवीन मोबाइल टू मोबाइल और मोडस से हो जाते हैं, तो इसमें देखना पड़ेगा कि कैसे इसको मॉनिटर किया जाएगा। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा नीरज, जो एलटीसीजी पे अलाइनमेंट की गई है, उस पे एक स्पष्टीकरण आया है कि लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों सिक्योरिटीज पे अब 15% सरचार्ज लगेगा। पहले 37% तक जाता था अगर आपकी 5 करोड़ की तक की इनकम थी। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे इस बार जिक्र किया गया, जो कि बहुत रेयर है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को मुझे लग रहा है बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो लोग मेंबर बनते हैं उनके ऊपर टैक्स को रैशनलाइज किया जा रहा है कि अगर खासकर जो गांव में लोग जुड़ते हैं मेंबर बन के, उनको लग रहा है कि उनको अब जैसे कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसके साथ अलाइन करके उनके लिए नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम लाया जा रहा है। जी।